दोबारा से कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। स्टार्ट स्टार्ट मैं कर लूँ सर? आप स्टार्ट कर लिया, बिल्कुल सही है। Assalamu alaikum everyone. This is Ariba and you are watching me at Pakistan Stock Market Update, a session with Swiss Securities. और जैसे कि आप लोगों को पता है ये सेशन हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए होता है, बट फर्स्ट मूविंग टुवर्ड्स अवर पार्टिसिपेंट्स मैं मोहम्मद रिजवान को वेलकम करना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम अरीबा, आप कैसी हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जैसे कि बेसिकली लास्ट वीक हमने मार्केट में काफी चॉपी राउंड रेंज बाउंड एक्टिविटी देखी, और मार्केट बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक मार्केट ने अपने आप को बहुत करेक्ट कर लिया। बट जो स्टॉक्स लाइनलाइट में थे वो ओटीडीसी और पीपीएल, तो उनका हल्का सा रिव्यू दे दें, और नेक्स्ट वीक मार्केट की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी वो भी थोड़ा सा रिव्यू दें। थैंक यू अरीबा। आई गेस अस्सलाम वालेकुम टू ऑल लिसनर्स, और जो बाद में भी इस सेशन को सुनते हैं उनके लिए भी। दूसरा ये है कि बाज़ार के अंदर आप बिल्कुल सही फर्म कह रही हैं, आपने बिल्कुल सही हाईलाइट किया कि बाज़ार काफ़ी ज़्यादा चौपी रही और बाज़ार फंसी रही, और बाज़ार में आखिर में बहुत बहुत 300-400 पॉइंट ही नेट नेट बेसिस पे वीक ऑन वीक पॉजिटिव रही बाज़ार। और उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन ओजीडीसी की थी। और उसके बाद अगर हम स्टॉक वाइज बात करें तो ओजीडीसी, ईफर्ट, मीज़ान, इनकी कंट्रीब्यूशन थी। लेकिन जो है हमें वीक थर्सडे, फ्राइडे और वेडनेसडे को कुछ इस तरह की खबरें सुनी कि पहले हमने सुना कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से जो है स्ट्राइक डाउन कर दिया, या आईएमएफ की तरफ से जो पेमेंट स्पेशल डिविडेंड या डिविडेंड प्लग एंड प्ले की जो बातें हो रही थी उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। फिर हमने आखिर में सुना कि जी नई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ऑब्जेक्शन को रिमूव करके ये फाइनल अप्रूवल के लिए आईएमएफ को भेज दिया है। अब इसकी जो है अगर अप्रूवल आ जाती है बाय नेक्स्ट वीक तो इसमें उम्मीद ये है कि ये थोड़ा सा इसको क्विकली स्पीड अप करके इसको शायद जो है आए पेमेंट रिलीज करने की तरह थोड़ा सा जल्द से जल्द कर लें। ऑल्दो इलेक्शन से सिर्फ 7 वर्किंग डेज और बाकी हैं, और अब कितना एक्सपेडाइट कर पाएंगे, कितनी चीज़ों को कर पाएंगे, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। बट इसी वजह से मार्केट जो है एक दिन माइनस और एक दिन प्लस, और फिर आखिर में लास्ट वर्किंग डे में हमने देखा कि इसके कंट्रीब्यूशन अच्छे आई है। इसके अलावा हमने देखा कि जो दिसंबर के महीने में जो फॉरेनर्स जो है बायर थे वो आज तकरीबन जब से जनवरी स्टार्ट हुआ या तो हल्की फुल्की सेलिंग की तरफ है, और हमने लास्ट वर्किंग डे में ऑयल एंड गैस और बैंक्स में उनकी काफ़ी ज़्यादा सेलिंग देखी, जो कि थोड़ा सा मेरे ख्याल से यहाँ पर कॉशियस हो सकते हैं इन्वेस्टर्स के लिए कि अगर यहाँ ये सेलिंग करना क्वांटम कंटिन्यू रहा तो मार्केट थोड़ा सा आने वाले दिनों में अपने आप को करेक्ट कर सकती है। ऑल्दो लोकल लिक्विडिटी हमारे पास बहुत ज़्यादा है। और एक और अच्छी सपोर्ट हमें जो ड्यूरिंग द वीक मिली है खबर थी वो ये थी कि इंटरेस्ट रेट के ऊपर इंटरेस्ट रेट के ऊपर ये डेवलपमेंट हुई कि क्योंकि मार्केट हमारी लिक्विड काफ़ी लिक्विड थी, तो हमने देखा कि बावजूद इन्फ्लेशन का नंबर को बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं हो रहा, बल्कि जनवरी की भी जो एक्सपेक्टेशन है वो 27 और 28 के दरमियान है। लेकिन क्योंकि लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा, इसलिए हमने देखा कि सेकेंडरी मार्केट में रेट हमने और पार्टिसिपेशन जो है इसमें रेट में 50-50 का हमने देखा कि डाउनवर्ड करेक्शन आ गई और कट ऑफ यील्ड्स नीचे आ गई, जिससे लोगों की डिसिप्लिन बढ़ी। ठीक है, जनवरी की मॉनेटरी पॉलिसी जो मंडे को है उसमें कोई कट आ सकता है। हमारा ख्याल है चेस सिक्योरिटीज के कट शायद अभी शायद मार्च वाली मॉनेटरी पॉलिसी में हो। अभी जो कुछ भी होगा वो अनचेंज ही रहेगा, क्योंकि अंडर आईएमएफ प्रोग्राम वो हमें स्ट्रिक्ट मॉनेटरी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ ले जाने की बात करते हैं। और वो ये कहते हैं कि जब तक आपका जो है इन्फ्लेशन का नंबर सिग्निफिकेंटली ड्रॉप ना हो जाए तब तक आप इंटरेस्ट रेट को मत मत कम करें या मत घटाएं। तो आने वाला वीक जो है उसमें क्योंकि इलेक्शन को लेके अभी भी कुछ लोग कंसल्टेन है और कुछ लोगों का ख्याल है कि पता नहीं इलेक्शन किसी एंड मोमेंट पे डिले हो जाए किसी भी वजह से, तो लोग थोड़ा सा कॉशियस होंगे। और मुझे लगता है कि इलेक्शन और इलेक्शन के बाद बनने वाली गवर्नमेंट तक थोड़ा मार्केट की एक्टिविटी रेंज प्ले रहेगी, और उसमें को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं लगती। ओके सर। सर, नाउ मूविंग टुवर्ड्स अवर पार्टिसिपेंट्स, मैं रिक्वेस्ट करूंगी पार्टिसिपेंट्स से कि अपना जो क्वेश्चन है वो वन गो में कीजिएगा, ताकि बाकी पार्टिसिपेंट्स को मौका मिल जाए। सो पार्टिसिपेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना क्वेश्चन आप सर रिजवान से पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा मैं आपका नाम तो मैंने पढ़ लिया, सईद बात करें। मेरी सबसे जी जी रिक्वेस्ट ये है कि अपना नाम बस इंट्रोड्यूस करवा दिया करें ताकि मुखातिब करने की आसानी हो सके। जी जी। अच्छा सर, इस तरह है कि काइंडली थोड़ा गाइड कर दें कि जिस तरह लास्ट सेशन में तो हमने मैसिव सेलिंग देखी और जीडीसी और पीपीएल में, और जिस तरह आपने बताया कि इसमें अभी जो न्यूज़ है लेटेस्ट वो यही है कि शायद ओजीडीसी को डिविडेंड मिल रहा है, पीपीएल को नहीं मिल रहा।
ओजीडीसी को तो पैसे अगर मिले, इसमें पैसे से मिल रहे हैं। ओजीडीसी को जी पैसे मिल जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से जी। जी जी। तो अब इस न्यूज़ के एतबार से अगर देखा जाए तो अगर मेरे पास ओजीडीसी पे भी होल्डिंग है, पीपीएल पे भी है, और पीपीएल ड्रैग डाउन ही कर रहा है ओजीडीसी और फिर भी बेहतर परफॉर्म कर रहा है, तो अगर हम इसको कन्वर्ट कर ले ओजीडीसी में तो ये बेहतर रहेगा, या फिर इसका हम दोनों को कर रहे हैं और दोनों को होल्ड रखें? अच्छा सईद भाई, इसमें ना आपके सवाल का जवाब ये है कि देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी ऑफिशियल अगर इस चैनल पे या इस वक्त मेरे साथ बैठा होता, तो शायद वो भी आपको, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से भी अगर हम किसी को इनवाइट कर लेते इस सेशन के लिए, तो वो भी शायद इसका प्रॉपर जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि अब जो है बॉल जो है ना आईएमएफ की कोर्ट में। आईएमएफ ने इलेक्शन से पहले और नई गवर्नमेंट के आने से पहले सप्लीमेंट्री ग्रांट को फिलहाल रोक दिया है। अगर सप्लीमेंट्री ग्रांट रुकी हुई है तो आप कैसे एक नई, भले उसमें जो है स्लिपेजेस जीरो हैं, उसमें होगा ये है कि जो पैसे गवर्नमेंट से रूट होंगे उस पैसों में कुछ पैसे जो और इनके पास पड़े हुए हैं वो मिला के जो डिविडेंड आएगा उसकी वजह से जो है कोई भी किसी किस्म का स्लिपेजेस नहीं होंगे। बट फिर भी अभी अप्रूवल फॉरन 2 से 7 दिनों में आती ही नहीं आती है, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। फिर नई गवर्नमेंट, देखिए मेरा जो अभी तक इम्प्रेशन बन रहा है इस चीज़ को लेके, वो ये बन रहा है कि अगर जो है आईएमएफ प्रोग्राम में हम गए तो उसके पीछे जो SIFC बनी है वो फॉरन इस नए इलेक्शन के बाद भी ख़त्म नहीं हो जाएगी। तो उन्होंने अगर एक चीज़ अप्रूव की है तो मुझे उम्मीद है कि वो एज इट इज़ नई गवर्नमेंट में भी इम्प्लीमेंट हो जाएगी। और इसी वजह से मुझे लगता है कि ये प्लान इवेंचुअली सर्कुलर डेट को रिजॉल्व भी होना है और ये डिविडेंड को भी आना है। ये डिविडेंड आएगा या इसको पैसे जरूर मिलेंगे। तो जहां तक ओजी पीपल की बात है, 500-500 अरब रुपए के रिसीवेबल है। इट जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि पहले ओजी को मिलता है या पहले पीपल को मिलता है। मिलना दोनों को है। और एक और मजे की चीज़ जो आपने नहीं पूछी पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, SIFC के ऊपर एक और मजे का डिसीजन हुआ है, वो ये कि ना टाइट गैस पॉलिसी उन्होंने अप्रूव करके काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को भिजवा दी है। तो अगर वो चीज़ वहां से भी अप्रूव हो जाती है, जो कि लाइकली हो जाएगी, तो पीपीएल OGDC की करंट फील्ड्स में भी बहुत पोटेंशियल है कि वो फिर टाइट गैस एक्सप्लोरेशन की तरफ जाके एक तो प्रोडक्शन रैंप अप कर देंगे। मतलब हमारे पास इस वक्त 3,500 3 या 3,200 MMCFD गैस अवेलेबल होती है, जो कि शायद अगर 1,000 1,500 MMCFD और बढ़ जाए तो उससे जो है इसमें फ़ायदा हो जाएगा। मतलब ये है कि मुल्क की प्रोडक्शन पे प्लस आपकी लोकल डिमांड को मीट करने के लिए, और आपके रिजर्व भी बचेंगे। जो हमारे लिए महंगी खरीदते हैं उससे हमारा रिजर्व भी डिप्लीट होता है। तो ये 2-3 अच्छी खबरें हैं। अब इसमें आप एक चीज़ को जो है ना टाइम नहीं कर सकते, विच इज़ डिविडेंड। तो आप दोनों चीज़ों को होल्ड करें और आपकी बेट ये होनी चाहिए कि भाई ये कैश फ्लोज इसके बेहतर हो रहे हैं। गैस प्राइस बढ़ गई है और जनवरी फरवरी में भी, 15 जनवरी फरवरी तक हमें और गैस प्राइस बढ़ानी है, तो कैश फ्लोज और बेहतर हो जाएंगे। तो आप ये दो चीज़ों पे करें, उसके बाद डिविडेंड आता है नहीं आता, कब आता है, इसको टाइम ना करें, इस पे बेट भी ना करें। और आई गेस ये दो ट्रिगर ही काफ़ी है आपका इस पोजिशन को होल्ड करने के लिए। नेक्स्ट मेरा ख्याल है कि डिविडेंड आ जाता है तो ये एक आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम। और अच्छा, मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि आई गेस किसी साहब ने लिखा है रियलमी, एक तो रियलमी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना नाम, ओरिजिनल नाम जो भी उनको उनका है वो रख लें। और वॉइस अगर नहीं आ रही, मेरे ख्याल से और किसी का इशू आ रहा है, वॉइस नहीं आ रही का, तो काइंडली हैंड रेस कर लें या चैट पे बता दें या माइक खोल के बता दें, ताकि हम उसको एड्रेस कर लें यहाँ पर। थैंक यू। अब हम दूसरे पार्टिसिपेंट्स की तरफ चलते हैं। किसी और का अगर कोई भी सवाल हो तो काइंडली वो पूछ सकता है। एक्चुअली देखिए, इस सेशन का मकसद ये होता है कि हम बेसिकली आपको दो चीज़ों में गाइड करें। एक तो ये है कि हम क्योंकि ऑब्वियसली जब PSMU के साथ जो कोलैबोरेटिव सेशन रखते हैं, उसका मकसद ये होता है कि हम आपको ये गाइड करें कि अगर आप हमारे साथ अकाउंट खुलवाते हैं चेस सिक्योरिटीज़ में, तो उसमें शर्जील भाई और मैं अवेलेबल होते हैं रियल टाइम पे। तो ये होता है कि अगर आपको मार्केट के दौरान कोई गाइडेंस चाहिए तो वो भी मिल जाती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि वो हमारा जो इस सेशन का मकसद क्या होता है कि पोर्टफोलियो में हमारे यहाँ बेसिकली कैपिटल मार्केट में 90% लोग जो है आते हैं, नुकसान करते हैं और इवेंचुअली जो है इसको बुरा भला कह के चले जाते हैं। तो हम थोड़ा सा लोगों को गाइड करने की ये भी कोशिश करते हैं सेशन के थ्रू कि अपनी इन्वेस्टमेंट में कैसे आप पेशेंट होके और कैसे आप जो है अच्छे स्टॉक पिक करके पैसे बना सकते हैं शॉर्ट टर्म में। बिल्कुल कुछ इस तरह के पैनी स्टॉक्स होते हैं जो डबल हो जाते हैं, ट्रिपल हो जाते हैं,
और फिर लोग कहते हैं कि यार ये देखो पेनी स्टॉक की टिप नहीं बताई थी। बट देखें उसका ना मतलब मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ, जैसे दीवान सर DFML है, या इसी तरह की PIA है। अब ये कंपनियां लॉस मेकिंग कंपनी है। अगर इनमें पैसे डबल भी हो जाते हैं ना, तो ना आपको इसकी एंट्री पॉइंट कभी पता चल सकता है ना एग्जिट पता चल सकता है। इसमें जो स्पेकुलेटिव मूव हुई है, पता चला आप टॉप पे फंस गए, 9 रुपये में किसी ने आपसे कहा कि PIA ले लें, और वो जो है 10 रुपये 11 रुपये के बजाय नीचे आ गया, बीच में 11 रुपये पे जाके फिर नीचे आ गया था। तो ऐसी कंपनीज को होल्ड, मतलब इसकी लॉजिक सोचें कि अगर आप सही टाइम पे नहीं उतर सके, तो फिर उसके बाद आप एग्जिट नहीं मिलेगा, और फिर इस कंपनी के, क्योंकि ये कंपनी नेगेटिव है, फर्ज करें आज इसकी प्राइवेटाइजेशन की एक ही न्यूज़ है ना इसमें कि होगी प्राइवेटाइजेशन तो ही चलेगा, और वो न्यूज़ किसी वजह से कैंसिल हो जाती है, और PIA दोबारा से जो है गवर्नमेंट के पास ही रहता है, लॉस करता रहता है, तो ये फिर दोबारा 2 रुपये 3 रुपये का हो जाएगा। तो उस वक्त आपके पास कोई रैशनल होगा इसको होल्ड करने का, या इसको जो है दोबारा से एवरेज करने का। अभी तो ये एक न्यूज़ पे चल रहा है, तो मेरा हमेशा से इस प्रोग्राम के थ्रू लोगों को एजुकेट करने का ये भी मकसद होता है कि हम जो है लोगों को बताएं कि भाई आप भले शॉर्ट टर्म में पैसे नहीं कमा रहे होंगे अच्छे स्टॉक्स में बैठने में, लेकिन इवेंचुअली होगा ये कि जब उनकी अर्निंग्स और डिविडेंड आ रही होंगी, तो उसमें आपको काफ़ी फायदा होगा। किसी का सवाल है प्लीज? सर मैक मैक जो पार्टिसिपेंट है उन्होंने मुझे पर्सनल मैसेज किया है, तो काइंडली मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सर रिजवान से माइक ऑन करके क्वेश्चन करें ताकि उनके लिए सुटेबल हो। जी प्लीज, आप सवाल और पूछ सकते हैं जो साहब भी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। रिजवान, एक सवाल मेरा आपसे है। आई जस्ट सर वांट टू नो सर कि जी अपना नाम प्लीज, नाम प्लीज। जी मेरा नाम जीशान है। जी जिशान भाई। एंड जी मेरा एक आपसे छोटा सा सवाल था कि इस वक्त थोड़ा सा देखा जा रहा है कि एक पैनिक है मार्केट के अंदर विद रिगार्ड्स टू इलेक्शंस कमिंग इन। और थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर जो फीपी है वो भी थोड़ी सी नेगेटिव साइड पे डे ऑन बेसिस पे नजर आ रही है। तो जी। आप इस सिचुएशन को इस वक्त किस तरह से देखते हैं? एंड डू यू थिंक देयर इज अ वॉलेटिलिटी कमिंग इनटू द मार्केट, क्योंकि काफी लेवल जो है वो ऑलरेडी रीच कर चुकी है इस वक्त स्टॉक मार्केट। थैंक यू। सर हाँ जिशान भाई, इसका बहुत सिंपल सा जवाब है। देखिए पहली बात तो ये कि आप VP को तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर फर्ज करें फॉरनर ने एक पोजीशन ली है, मिजान इस वक्त एक साथ 6 महीने पहले 89 और 100 रुपये पे था, आज अगर वो 173 पे एग्जिट कर रहा है, या 79 का OGDC अगर वो 140 पे एग्जिट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसने भी पाकिस्तानी पोजीशन ली है अपनी प्रॉफिट को बुक करने के लिए। तो VP के लिए नंबर को प्रिडिक्ट भी नहीं किया जा सकता, और दूसरा ये भी नहीं किया जा सकता कि गोरा क्यों बेच रहा है भाई। ठीक है, अगर उसको 50% प्रॉफिट हो गया और करेंसी उसको भी यहाँ पे स्टेबल मिल रही है, क्योंकि देखिए ना पिछले दिनों ये भी तो हुआ है ना कि गोरे को ना सिर्फ स्टॉक मार्केट में मार पड़ी बल्कि करेंसी में मार पड़ी, तो डबल डबल नुकसान हुआ ना। 50% से करेंसी उड़ गई, और 50% उसकी इन्वेस्टमेंट वैसे ही कम हो गई, अगर अज्यूमिंग के स्टॉक मार्केट में कुछ भी ना होता। और अगर स्टॉक मार्केट में 30% हो गई, तो उसकी तो 100 रुपये 20 रुपये या 15 रुपये में कन्वर्ट हो गए। तो एक ये रीजन है। जहां तक इलेक्शन की अनसर्टेनिटी देखें, वो तो किसी को भी नहीं पता। अब जो मार्केट में तेजी हुई थी उसमें यही था कि शायद ये जो सेटअप आया है, जिसमें काफी अच्छे पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिसमें जो शमशाद अख्तर जैसी समझदार फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मोहम्मद अली साहब जैसे तजुर्बाकार आई गेस एनर्जी मिनिस्टर हैं, तो इनसे यही उम्मीद की जा रही थी कि शायद ये प्रोजेक्ट शायद कोई 5-10 साल के लिए आर्मी लेकर आई है, SIFC लेकर आई है, और शायद ये जो है आके बहुत तेजी से पाकिस्तान में जो मसले हैं, जैसे कि एनर्जी सेक्टर का मसला है, या जो है पाकिस्तान में चीज़ें जो हैं, जो डिस्कोज इनएफिशिएंट डिस्कोज हैं, स्टेट ओन एंटरप्राइज हैं, उनको जल्द जल्द प्राइवेटाइज कर दिया जाए। और ये जो SIFC का इनिशियल एक और ऑब्जेक्टिव था कि वन विंडो ऑपरेशन करके जितने भी लोग हैं उनको किया जाए। तो अब उस पर ना थोड़ा सा लोग कंफ्यूज है कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो ये इस सेटअप में किस तरह का हाइब्रिड मॉडल आता है, वो किस तरह फंक्शन करता है। और जहाँ तक आपकी बात है मार्केट मार्केट देखें, अगर आप कंपेयर करें ना विद रीजन, तो पहले हमारा कंपेयर होता था विद वियतनाम। वियतनाम और हम में तकरीबन कोई हार्डली कोई 1-2% का फर्क होता था। आज P मल्टीपल में ना इंडिया को तो छोड़ दें, वियतनाम भी हमसे बहुत आगे, खैर वो ऑब्वियस GDP में बहुत आगे चला गया, 100 अरब की तक एक्सपोर्ट करता है वो। तो जो है वियतनाम 125 के पी पे, आप अभी भी 4-5 के पी पे। तो मार्केट इज स्टिल वेरी वेरी लुक्रेटिव, वेरी चीप इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ यील्ड। तो ये है, बट यस कंसर्न है, इसी वजह से मार्केट शायद इस लेवल पर जो है ना ट्रेड हो रही है या कंसोलिडेट कर रही है। अदरवाइज शायद मार्केट इस वक्त हम बात कर रहे हो तो 70,000 75,000 पे होती। जी थैंक यू रिजवान, शुक्रिया। वेलकम।
और अगर किसी पार्टिसिपेंट का सवाल है तो वो काइंडली अपना माइक ऑन करके पूछ लें। आई गेस मैक्स साहब ने शायद कोई सवाल लिखा है, बट अगर पॉसिबल हो सकता है उनके लिए तो वो माइक से पूछ लें। वरना फिर अगर मैं मेरा सेशन 10:15 तक एंड होगा, तो मैं फिर जितने भी सवाल मैसेजेस होंगे फिर मैं उनका जवाब देता हुआ सेशन को मैं अपने तौर पे एंड कर दूंगा। हाँ, तो हम बेसिकली इस सेशन के और इस हवाले से बात कर रहे थे कि ये इस और अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, नाम प्लीज़ बता दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर, नाम बताइएगा। शाहिद। शाहिद। जी जी शाहिद शाहिद। नाम है मेरा। जी शाहिद साहब। सर मेरा सवाल है रिजवान भाई, इमेज के सिलसिले में। इमेज का मैंने एक लार्ज क्वांटिटी में उठाया हुआ था, लेकिन ये कि वो उनके राइट शेयर उन्होंने अनाउंस किए हैं, तो उसके बाद से वो प्राइस ड्रॉप हो रही है। तो आई हम्म। डोंट नो व्हाट्स द फेयर इवैल्यूएशन राइट नाउ। आई मीन शुड वी होल्ड इट या मैं शुड आपको वी बताता एग्जिट? हूँ, होल्ड तो नहीं करना चाहिए, बट मैं आपको जस्टिफिकेशन बताता हूँ क्या चीज़ है। उमेज ने बेसिकली, उमेज की उम्मीद ये थी कि उमेज जो है आने वाले दिनों में 3-4 रुपए की अर्निंग देगा और राइट नहीं देगा, और इवेंचुअली जब मार्केट अपने नॉर्मल मल्टीपल्स पर आएगी तो इमेज शायद 25-25 रुपये हो जाएगा। एक ज़माने में 27 रुपये हुआ था, वो कोविड का टाइम था, और उसमें हो ये रहा था कि जो कंपनी भी जिसके पास जरा सा भी टेक का नाम आ रहा था, क्योंकि दुनिया में टेक की कंपनी बूम कर रही थी, क्योंकि दुनिया में वर्क फ्रॉम होम और टेक विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन की इंटरवेंशन की बात हो रही। ये जो साहब भी बात करें, काइंडली काइंडली इनका माइक बंद कर दीजिए प्लीज, जो साहब भी बात करें। रीबा ढूंढ के प्लीज बंद कर दो। तो जो है इसमें जो है ये वजह थी। अब इसके बाद अभी इन्होंने बेसिकली जो है काफी डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट दिया था, 46 पैसे का, और 75% राइट दी है। अच्छा, इसमें नोटिस में आप पढ़े ना, तो वो राइट भी कोई एक्सपेंशन प्लान के लिए नहीं है कि जो है ना हम कोई ऑनलाइन काम करने जा रहे हैं या हम कोई एक्सपेंशन कर रहे हैं या कोई प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने के लिए, इसका मतलब है कि कोई इससे अर्निंग में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर 2 रुपए की अर्निंग की एक्सपेक्टेशन थी मेरी, तो 75% तो वो डाइल्यूट हो गई, 1.25 रुपए की अर्निंग रह गई। तो अगर मार्केट अपने पास के मल्टीपल पे चलती है, तो ये अगर 1.25 रुपए की अर्निंग देगा या 1.5 रुपए की अर्निंग देगा, तो इसका मल्टी रेट होना चाहिए कोई 8-10-11 रुपए, 12 रुपए मैक्सिमम। तो ये है इसकी पूरी फाइनेंशियल के हिसाब से पिक्चर्स। अब इसकी एग्जिट एंट्री का मसला ये है कि क्योंकि लॉस आपको बुक करना पड़ेगा इसमें, तो मैं आपको ये नहीं कर सकता, बट मैं आपको फेयर पिक्चर बता रहा हूँ कि इस कंपनी में जो अर्निंग दी है वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड थी, और अभी हालात मतलब नॉर्मल है ना, मतलब आने वाले दिनों में जस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी पिकअप करती है, कोई सेल में पिकअप कर जाती है कोई चीज़ें, या इंटरेस्ट रेट का कोई फर्क आता है, तो आप ये समझ लें कि ये 46 पैसे की बजाय शायद 60-70 पैसे की अर्निंग दिखा देगा। और लेकिन फिर डाइल्यूट करेंगे जब 75%, तो अर्निंग वही 25-30 पैसे होगी। तो मेरे ख्याल है आइडियल केस में भी ना ये 1.25 रुपये 1.60 की अर्निंग दिखाएगा एक आध साल के अंदर। तो इससे ज़्यादा कि आप इससे तवक्को ना रखें। थैंक यू रिजवान भाई। अगर आप काइंडली, पावर सेक्टर का भी मेरा क्वेश्चन था कि लाल पीर, निषाद चूनिया और निषाद पावर में से किसकी एक्सपेक्टेशंस इस दफा ज्यादा हैं कि वो डिविडेंड पे कर देगा? विच वन विल बी द हायर वन? अच्छा देखें, इसमें ना शायद भाई सर, मैं आप लोगों से बार बार, मैं और अरीबा और बाकी लोग रिक्वेस्ट करते हैं काइंडली, इससे बड़ी डिस्टर्बेंस होती है जब आप बीच में माइक खोल देते हैं ना, जवाब देने में भी और सवाल करने में भी। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, अपने सिर्फ सवाल के टाइम पे माइक खोलें, वरना माइक को ऑफ रखें। अच्छा, सर शायद भी इसमें जो है ना, तो सवाल का जवाब ये है कि तीनों कंपनीज मंशा के कंपनीज में आती हैं। दे इनके पास पावर सेक्टर के पास अब जो है अक्टूबर के महीने से पेमेंट टाइम पर हो रही है, पुराने वाली पेमेंट के अलावा। तो इनके पास कैश पेइंग कैपेसिटी ठीक ठाक है, बट अगर आप सबसे कंपेयर करें तो लालपीट पाकजन में भी है, फिर इन्होंने एक नेपरा ने अभी तक अप्रूव नहीं किया, बट कंसिडर कर रही है कि शायद इनको कोल पे कन्वर्ट कर दें। तो अगर ये भी हो जाता है तो इनको इनकी मेरिट ऑर्डर में ना रेट नाम ऊपर आ जाएगा। अभी ये फर्नेस ऑयल की वजह से ना मेरिट 46 रुपीज़ पर यूनिट बिजली पैदा करते हैं, मेरिट ऑर्डर में बहुत नीचे होते हैं। तो अब कभी बहुत ज़रूरत होती है ना, तो फिर ये चलते हैं, वरना फिर ये ज़्यादातर सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट खा रहे होते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि चारों में कौन सी बेहतर है, निषाद जूनियर पावर उनके भांजे भतीजे कंपनी है, जो कि रिलेटिवली जितना पे आउट आता है वो पे आउट कर देते हैं, अनटिल अनलेस उनको कोई मसला ना हो। तो वहां पर भी आई गेस पे आउट अच्छा आ सकता है। लाल पीर पाकजन में एक नॉर्मल पे आउट आ सकता है। दूसरा जो है
निषाद पावर के अंदर मुझे लग रहा है कि अगर आप देखें ना तो इसकी को 4-5 रुपए कैश लेके बैठा है, और 47 रुपीज का सिर्फ इसका रिसीवेबल। तो हर साल 12-13 रुपए ये कमा लेगा। तो मुझे लगता है इसमें 30-31 रुपए, 44 रुपए तो सिर्फ रिसीवेबल है, 5 रुपए कैश है। और अगर 12-13 रुपए की अर्निंग कमाता है तो वो भी एक अपसाइड है। यही सेम चीज लालपीर और पाकजन में, बट उन्होंने अभी बलून पेमेंट कर दी है, तो अब उनके पास एक्सेस नहीं है, मतलब एक तो ना एक एक बल्क पेमेंट वो कर चुके हैं। तो अब ये है कि हाँ 12-10-11 रुपए की अर्निंग वो भी कमाएंगे, और 20-25 रुपए दोनों कंपनीज कैश भी लेके बैठी हुई। पाकजन ज्यादा लेके बैठी, इसीलिए उसका रेट भी ज्यादा है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि निषाद पावर क्योंकि रेट ही नहीं बढ़ा, और 44 रुपीज कैश लेके बैठा है और बेहतर लग रहा है, तो आप इसमें या निषाद चुनिया पावर में से कोई एक ले सकते हैं। बट निषाद पावर रिलेटिवली बेहतर है मंचा की कंपनीज में अगर देखी जाए। थैंक्स लॉट, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, सुहेल बोल रहा हूँ। मुझे थोड़ी सी मुझे बताएगा ये फार्मा सेक्टर में कौन सी कंपनीज बेहतर हैं? वालेकुम अस्सलाम। सुहेल भाई देखें, बाजार फार्मा सेक्टर ना देखें, इकोनॉमिक साइकिल होते हैं। जब पाकिस्तान में इकोनॉमी रिकवर करती है ना, तो सबसे पहले जब करेंसी एक दफ़ा डीवेल के बाद स्टेबल होती है ना, तो सबसे पहले सीमेंट चलते हैं, इंटरेस्ट रेट कटने पे फार्मा चलता है, सबसे आखिर में ऑटोज चलते हैं। ठीक है, इस दफ़ा ऑटोज वो पीएसएमसी की डील के चक्कर में जल्दी चल गए, बल्कि नंबर्स अभी आप देखें इतने इंकरेजिंग ऑटोज के नहीं है। अब हम आते हैं आपके सवाल फार्मा के ऊपर। फार्मा के अंदर सीपीएचएल जो है, करेंसी स्टेबल हो गई, सीपीएचएल, एबट, इसके अलावा जो है फिरोज, हाई नून, ये बहुत अच्छी कंपनीज हैं। मतलब ये जो है हाई नून की तो आप देखें बुरे से बुरे डीवैल के बावजूद भी ग्रोथ भी आती है और अर्निंग भी सस्टेन करती है। तो ये वो कंपनीज हैं जो आपको जो है अच्छे पे आउट भी देंगे और अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ में भी आपको अच्छा नंबर आता हुआ दिखेगा, मतलब इन बुरे हालात में भी। और करेंसी भी जब से 280 हुई है, तो मेरा ख्याल है इनको परफॉर्म करना चाहिए। रिजवान साहब, जीशान बात कर रहा हूँ दोबारा। अच्छा, जी ये निशान बताइएगा भाई। कि पीआरएल के हवाले से आपका क्या व्यूज है? क्योंकि ये बड़े एग्रेसिवली कुछ स्टेटमेंट्स दे रहा है, कुछ उससे प्रोडक्शन भी डबल करने की बातें करी हैं एक्सपेंशन प्लान के अंदर भी, और सेकेंडली जो ये यूरो 5 के ऊपर क्योंकि सबसे पीछे था ये, तो काफी जी स्टेटमेंट्स लगा रहा है। तो उसके ऊपर आपका क्या व्यू है इन जनरल निशान रिफाइनरीज का? में दिशान में एक्चुअली टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है, तो एडवांसमेंट का मतलब पता है क्या होगा कि इसकी पुरानी रिफाइनरी को बंद करेंगे और $1.5 बिलियन की नई रिफाइनरी लग जाएगी। या फिर एक तरीका एक जहन में बीच में ये भी प्लान था कि जी सब जो है ना, जब ये डीम ड्यूटी के चक्कर में रिफाइनरी की पॉलिसी आ जाए, तो जितनी पुरानी रिफाइनरीज है एक जगह ना पंजाब के पास कहीं, सिंध और पंजाब के बॉर्डर पे सादकाबाद इस जगह की जगह पर, ताकि पार्कों को भी करीब पड़े, सब अपना फर्नेस ऑयल को वहाँ ले जाए। और वहाँ एक जो है एक एक कोई एक लगा ले गैस, डीप साइकिल कन्वर्जन, और उससे जो है आप कन्वर्ट करें और वो सारा फर्नेस ऑयल को दोबारा पेट्रोल या डीजल में कन्वर्ट करके उसको भेज दें। उस पर भी काम नहीं हुआ। और इसके पास पैसे नहीं है, मतलब अगर ये जो है आज $1.5 बिलियन की फाइनेंसिंग लेने जाता है, तो बैलेंस शीट इतनी स्ट्रांग तो नहीं है। राइट देगा तो फिर मेरे ख्याल से पीएसओ को राइट सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि जब से शेल अपनी स्टेक बेच कर गया है, शेवरॉन और शेल बेच के गए हैं, तो वो स्टेक पीएसओ ने लिया, तो पीएसओ की सब एसोसिएट बन गई ये कंपनी ना। तो ये होगा। अब होता ये है कि अपने आप मैनेजमेंट कोशिश करती है कि अपनी चीज़ को लाइमलाइट में रखने के लिए और चीज़ें करने के लिए जो है शायद जो है वो इस तरह की खबरें दे दें। बट एक 1960 की रिफाइनरी है और दुनिया में अब जो एडवांसमेंट हो चुकी है, आप उसके आगे कोई आप लगा भी लेते हैं कोई एक प्रोसेस फर्दर, तो वो नई रिफाइनरी की तौर पे काउंट होगी। एक बात, दूसरी बात ये है कि बैलेंस शीट नहीं है, बट ये चल क्यों रहा है फिर? सवाल ये है। तो भाई जब से इसके ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन जो है ना $17 पे आ रहे हैं ना, तो कंपनी पैसे अच्छे कमा रही है। मतलब 4-4 रुपए की अर्निंग क्वार्टर की दे रही है। तो अगर ये कंपनी अगर 17-18 रुपए करने जा रही है क्वार्टर में, तो 40-45 रुपए अपनी कोर अर्निंग को हो जाएगी। भले रिफाइनरी लगे ना लगे, भले चीज़ें हों, बट ये ना रिस्की बैट है। ऐसे ईपीसीएल $100 का ₹40 48 हो गया, और सिर्फ एक बायर है जो मार्केट में इसको खरीदे जा रहा है। अगर वो ना हो तो ₹40 का होता है, क्योंकि मार्जिन ही नहीं है। ग्रॉस ग्रॉस मार्जिन जो है, पहले 15-16-17-18 रुपए की अर्निंग करने वाला स्टॉक अब 5-6 रुपए की अर्निंग करेगा। तो ये भी ना जो मार्जिन वाले बिजनेस होते हैं ना, जो डायरेक्टली इंटरनेशनल मार्जिन से की रिफ्लेक्शन दिखा रहे होते हैं, जैसे रिफाइनरी में ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन हो गए, या लॉटे में उसके अपने लॉटे के मार्जिन हो गए, ईपीसीएल हो गए, इसमें ना जब मार्केट नॉर्मल फंक्शन करती थी, अगर 2017 की बात करें, तो जो भी मार्केट का मल्टीपल होता था उससे 1 से 2 मल्टीपल कम होता था। तो यही चीज रिफाइनरी में भी अप्लाई होती है, यही चीज जो है आपके जितने भी केमिकल और मार्जिन रिलेटेड बिजनेस सब में ही होता है।
हेलो अस्सलाम वालेकुम रज़वान भाई। जी वालेकुम सलाम। नाम बता दीजिएगा प्लीज। हाँ जी, अब्दुल्ला नाम है मेरा। जी अब्दुल्ला भाई। हाँ हाँ जी, ये बेसिकली मैं पूछ रहा था, अभी आपने जो जिक्र किया कि पीएसओ शेयर, जो आप कह रहे थे पीएसओ ने शेल और शेवरॉन के शेयर्स खरीदे थे, ये पीआरएल की आप बात कर रहे थे? हाँ पीआरएल, बेसिकली ये पीआरएल के अंदर ना सारी ओएमसीज के स्टेक था। तो जब शेवरॉन इस पाकिस्तान से गई ना, तो उसने अपना स्टेक बेचा और शेल ने भी शायद अपना स्टेक बेचा था। तो वो स्टेक जो है ना फिर पीवीएसओ के पास आ गया। तो इसके बाद से जो है ना, अच्छा या कुछ कुछ इस तरह से मिला कि उसकी जो है ना एसोसिएट कंपनी बन गई, उसका स्टेक काफी ज्यादा बढ़ गया, 25-30% अच्छा, ज्यादा बढ़ गया। तो अब सही सही होगा सही, ये अच्छा। कि हाँ जी। अच्छा, बेसिकली जो पीआरएल था वो ओएमसीज का इसके अंदर स्टेक था ज्यादा, जी ऐसे ही। जी जी। सही 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 सही। अच्छा, और ये दूसरा मैंने ये पूछना है कि अभी आपने ये जो जिक्र किया ईपीसीएल के अंदर जो बायर है, ये कौन है बायर? ये आप वैसे बस जनरली एक बात कर रहे थे इंस्टीट्यूशनल या कि? इंस्टीट्यूशनल बायर है, इंस्टीट्यूशनल बायर है। नाम कोड करने में तो चीज़ गलत हो जाएगी। इंस्टीट्यूशनल अच्छा बायर है, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट है। और आई गेस अच्छा, लॉन्ग रन के लिए बुरा नहीं है कि वो ये सोच सही। के लिए आगे देखें। इसका मैं लॉजिक समझाने की कोशिश करता हूँ। करेंसी माशा। आपकी ना रुकेगी नहीं, ठीक है। करेंसी आपकी हर हम्म साल 5-10% से डेप्रिशिएट हो जाएगी, ठीक है। हम्म, तो क्योंकि इसका एक नॉर्मल फार्मूला है, वो इन्फ्लेशन आपकी और यूएस की माइनस होने के बाद जो रेट बनता है वो, और इंटरेस्ट रेट को करें तो वो उतना सा आपका 5-10-15% समझ लें कि डेप्रिशिएशन होनी चाहिए। पहले हम्म, अगर 5-6% से भी होती है तो यहाँ से रेट बढ़ जाएगा। अच्छा, इसका क्या हम्म, फार्मूला होता है कि जो इंटरनेशनल मार्जिन मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाई आपका जो इसका रेट होता है, तो वो उससे इसकी अर्निंग निकलती है। तो अगर आज अपने 10 साल के लोएस्ट मार्जिन पे ये ट्रेड हो रहा है, तो होगा ये कि इवेंचुअली जहाँ से ये मार्जिन थोड़े से भी अगर 500-600 डॉलर पर आ गए, मेरा ख्याल है अगर 1000 नहीं होंगे तो 500-600 भी होंगे, तो ये कंपनी जो है ना, डॉलर क्यों कितना निकल चुका है हमारे मुल्क में, कि इसके बहुत अच्छे इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएंगे। मतलब ये जो है तकरीबन कोई 10-12 रुपए की अर्निंग करनी चाहिए। इस वक्त मार्केट मार्जिन तो रॉक बॉटम पर है, बट ये सस्टेन करते हुए लगते नहीं है। हो सकता है कि थोड़ा चाइना खोले, कुछ और थोड़ा सा मुल्क में दुनिया भर में थोड़ी सी प्रोडक्शन बढ़े या जीडीपी के नंबर्स बेहतर होना शुरू हो, तो ईपीसीएल के मार्जिन भी बेहतर हो जाए। तो ये है। बट और कंपनी की अच्छी बात ये है कि अगर कंपनी 6 रुपये भी कमाएगी तो 5.5 रुपये दे देगी। तो मतलब आप ये समझ लें कि 48-49 रुपीज का आप 12-13% की यील्ड पे एक बॉन्ड खरीद रहे हैं। अगर इसमें आपके छक्के लग गए तो साल 1.5 साल में इसके मार्जिन बेहतर हो गए, तो ये 15-16 रुपए की अर्निंग दे रहा होगा। तो वहां से ये शायद ये 62-63-64 रुपए हो सकता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। तो चैट में किसी रियलमी, काइंडली अपना नाम अगर आप रीनेम कर दें तो वो ज्यादा सुटेबल होगा। तो चैट में रियलमी ने कोई क्वेश्चन किया है, तो काइंडली आप उसका आंसर दे दें। उन्होंने पूछा जीजीएल का बता बता दें। नहीं चल रहा अब, नहीं चल रहा, तो मेरा ख्याल है उसकी रीज़न ये है कि उसके अंदर अभी कोई ट्रिगर नहीं है, और नॉर्मल सी अर्निंग है, तो इसीलिए वो परफॉर्म नहीं कर रहा। होता ये है कि इसका भी टाइम आता है जब ओवरऑल मार्केट में थोड़ा सा इस तरह के साइड बोर्ड स्टॉक्स में स्टोरीज आती हैं, फिर परफॉर्म करता है। अभी इसमें कोई स्टोरी नहीं है, इसलिए ये परफॉर्म नहीं कर रहा। रिजवान साहब, आपसे इकोनॉमिक फ्रंट पे एक थोड़ा सा सवाल पूछना चाह रहा था कि मैं। जीशान बात कर रहा हूँ। अच्छा, यस। मुझे सिर्फ ये बताएं कि अभी एक नजर आ रहा था कि डिस्काउंट रेट जो है अब एक अपना पीक आउट हो चुका है, अब डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी के अंदर जाएगा। तो आईएमएफ कंडीशनैलिटी के अंदर हम जाके अब बता के आए हैं कि जी इफ वी नीड तो हम उसको दोबारा से ऊपर लेके जाएंगे। तो ये बढ़ती हुई इन्फ्लेशन और जो एनर्जी प्राइसेस की कॉस्ट है, तो आप कब देखते हैं ये साइकिल थोड़ा सा नॉर्मल डाउन होते हुए, और पाकिस्तान को इससे क्या खतराते हैं? तो अगर वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। लेकिन सबसे बड़ा खतरा ये है कि हमारे पास जमाने से ना एफडीआई नहीं आ रही। और जो सीपैक में भी जो पैसे आए थे वो सारे के सारे जो है ना, पैसे नहीं आए, सारे प्रोजेक्ट्स लगे लेकिन उससे कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं आया, बल्कि वो बर्डन बन गया ना। मतलब आपकी जो रीपेमेंट ज़्यादा खड़ी हो गई और आपने उससे कोई इकोनॉमिक फ़ायदा नहीं उठाया। मतलब अगर आपने पावर प्लांट लगाए थर में जाके, तो आपने कोई उससे जो है ना अपनी प्रोडक्शन को डबल नहीं कर लिया। तो और जो गवादर से वहाँ तक रोड भी बना के जो बात थी कि जी हम जो है ट्रकिंग का बिजनेस करेंगे, और सारे ऑयल जो चाइना के जो वेस्ट बॉर्डर्स हैं उसमें गुजरात पास तक हमारे ट्रकिंग से जन जाएंगे, और उससे हमें $2 बिलियन का टोल कलेक्ट करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी ड्यूरिंग पूरे रास्ते में। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो हमारे हालात काफ़ी ख़राब हैं, और हमारे पास रिजर्व के सबसे बड़े मसले हैं, और हमारी रीपेमेंट्स की वजह से हमें बार बार आईएमएफ में जाना पड़ेगा। और हमारी अगले 2-3 साल तक नंबर्स का रीपेमेंट से काफ़ी बड़े हैं। अगर कोई मैसिव एफडीआई नहीं आती तो हमारे हालात इस तरह से रहेंगे। हमें इंपोर्ट पे अपनी कंट्रोल करके चलना पड़ेगा, और हमें एक्सपोर्ट अपनी बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ेगी।
और इंटरेस्ट रेट की जहाँ तक बात की, मुझे लगता है इन्फ्लेशन का नंबर जो है हमारा, क्योंकि हमारे पास अगर डॉलर थोड़ा सा भी ऊपर गया तो इन्फ्लेशन फिर बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि हर चीज़ डॉलर से लेंगे, हम मेजॉरिटी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। तो अ, उसकी वजह से, और दूसरा ये कि आईएमएफ ये नहीं कहता कि आप इंटरेस्ट रेट को हायर साइड पे रखें, वो कहता है इन्फ्लेशन का नंबर आपका जो है, दो तीन चीज़ें होती हैं, एक इन्फ्लेशन का नंबर आपका, अगर आपका फर्ज करें 18 होता है, तो 2% रियल पॉजिटिव हो गया, यानी कि 20% मेरा इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। तो जैसे ही इन्फ्लेशन का नंबर आपका सस्टेनेबल बेसिस पे 18 होगा, 16 होगा, 15 होगा, तो डेफिनेटली आपके पास 4-5% इंटरेस्ट रेट काटने की जगह बन जाएगी। लेकिन आईएमएफ साथ साथ ये भी कहता है कि आप फिर ना आगे फोर्सी कर लें कि अगर आगे इन्फ्लेशन का नंबर पीक होने वाला है या और बढ़ने वाला है, तो फिर आप उसको देखते हुए रेट काटेंगे। ये ना करें कि एक क्वार्टर में आप जो है 5% काट दें और अगले क्वार्टर में फिर आप 5% बढ़ा दें। इस तरह से ना इकोनॉमी के साथ ना खेलें। तो आपकी ना एक डायरेक्शन हो और आपको लग रहा हो, क्योंकि डाटा आपके पास, स्टेट बैंक के पास हमसे ज़्यादा और बेहतर डाटा होता है। तो ये हो गया इकोनॉमिक एंड पे। अब उसमें सवाल ये है कि अगर आप एनर्जी की सारी चीज़ों को पास ऑन कर देंगे तो आपके पास अच्छा ये होगा कि आपका फिस्कल साइड मेंटेन हो जाएगी, डिमांड कंप्रेशन कम हो जाएगा। और अगर इंटरेस्ट रेट आप काटते हैं, उससे क्या होता है कि आपके पास वैसे ये हमारी इकोनॉमी में 100% नहीं अप्लाई होता, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा पोर्शन ब्लैक होता है, बट ऑब्वियसली ये इम्पैक्ट करता है। होता ये है कि अगर आप इंटरेस्ट रेट को एक सर्टेन लेवल से ऊपर ले जाते हैं तो लोग स्पेंडिंग, गाड़ियाँ नहीं खरीदते, चीज़ें नहीं करते, वो पैसा बैंक में डाल देते हैं, सेविंग में डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी फिजिकल साइड पे, आपकी करंट अकाउंट साइड पे आपके प्रेशर नहीं पड़ता ना। मतलब अगर आज 7% इंटरेस्ट रेट आप कर दें, 15% करते हैं, तो हर बंदा इंपोर्टेड गाड़ियां ले रहा होगा, बाहर की चिप्स खा रहा होगा, तो वो सारा जो है आपकी इकोनॉमी में प्रेशर पड़ता है इंपोर्ट के ऊपर। फिर इंपोर्ट से इन्फ्लेशन आती है, डॉलर ऊपर जाता है, क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, इंपोर्ट की डिमांड बढ़ेगी, तो इवेंचुअली फिर आपका करंट अकाउंट फटेगा, करंट अकाउंट से फिजिकल साइड आपकी खराब होगी। तो फिर आपको दोबारा से ही साइकिल करके आपको करेंसी भी छोड़नी पड़ेगी और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाना पड़ेगा। तो आईएमएफ ये कहता है कि जो आपका रियल पॉजिटिव को रखते हुए जैसे जैसे आपकी इन्फ्लेशन में जगह बनती है, आप उसको नीचे करते चले जाएं। रिजवान, अगेन सोहेल हियर। आई हैव अ क्वेश्चन। आपकी टॉप 3 पिक्स जो 2024 के लिए कौन सी होंगी? देखिए, टॉप 3 पिक्स में मुझे लगता है कि अभी भी बैंक्स के अंदर जो है बहुत जगह है। तो आप बैंक्स को भी यहाँ से देख सकते हैं, जिसमें एचएमबी है, जिसमें आपका बैंक अल इस्लामी है, जिसमें आप मतलब टॉप 3 नहीं, मैं वैसे आपको जनरली बताता हूँ जो स्टॉक्स हैं। जैसे रिफॉर्म्स वाले स्टॉक्स हैं, इसमें ओजी, पीपीएल और सुई नॉर्थ आप देख सकते हैं। इसमें आप पोजीशन ले सकते हैं। मारी में भी आई गेस अच्छी डेवलपमेंट हुई है, थोड़ी करेक्शन पे, ये भी देख सकते हैं, क्योंकि इसकी भी अर्निंग में अच्छी ग्रोथ है। आई गेस फर्टिलाइजर के अंदर भी बहुत अच्छी मूव हुई है, क्योंकि प्राइसेस बढ़ाते चले गए और इस वक्त जो डिमांड है, फर्टिलाइजर यूरिया मिल नहीं रहा। तो आने वाले दिनों में यूरिया के अंदर भी आप शॉर्टेज की वजह से अर्निंग में एक सस्टेनेबल बेसिस पे ग्रोथ देखेंगे। तो ये वो स्टॉक्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ सकती है और आती रहेगी। और दूसरा ये है कि कुछ जहाँ इंटरेस्ट रेट घटेंगे, क्योंकि सीमेंट के अंदर भी ना हमने बहुत बड़ा कोई मैसिव ड्रॉप नहीं देखा, और प्राइस ये कार्टेल की वजह से बढ़ाते चले गए ना। 1500-1200 रुपए की बोरी कर दी, आज से 1 साल 1.5 साल पहले 500-600 की थी, डबल कर दी प्राइस। कोयला नीचे आ गया है, आगे इंटरेस्ट रेट अगर वाकई ड्रॉप होते हैं 2-3%, तो वहां पर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा। ये वो स्टॉक्स हैं जो सेक्टर बाय सेक्टर मैंने आपको पता कर लें। अब इसमें टाइमिंग थोड़ा करना मुश्किल है, इसे इवन आईपीपी भी आप किसी हद तक देख सकते हैं, क्योंकि उनकी भी अब पैसे नहीं फंस रहे। तो अब इसमें टाइमिंग करना मुश्किल है, क्योंकि एक रैली बन चुकी है। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ से अगली रैली में पहले इफर्ट पहले बढ़ेगा, ओजी पहले बढ़ेगा, या मीज़ान पहले बढ़ेगा, या बीएपएल पहले बढ़ेगा। बट ये वो स्टॉक्स हैं जिसमें स्टोरी वाइज पोटेंशियल है और अर्निंग में चीज़ें खड़ी हुई हैं। तो अब इनमें अगर इंटरेस्ट रेट घटने वाले हैं 2 से 3 महीने के बाद, तो सीमेंट सारे परफॉर्म कर जाएंगे, एयरलिंक परफॉर्म करेगा, पीएबीसी परफॉर्म करेगा, जनरल टायर परफॉर्म करेगा, साजगार परफॉर्म करेगा। बट अगर इंटरेस्ट रेट यहीं रहते हैं तो बैंक्स परफॉर्म करते रहेंगे, और रिफॉर्म्स होते रहे तो फिर ओजी, पीपीएल और सुइनॉल परफॉर्म करते रहेंगे। अभी सारी की सारी चीज़ों के साथ एक एक चीज़ को लिंक हुई हुई है। और मेरा अपना ख्याल है कि आपके पास बंच में ना 4 से 5 स्टॉक होने चाहिए। ऐसे अगर आपने ओजी ले लिया ऑयल सेक्टर के अंदर, आपने ईफड ले लिया फर्टिलाइजर के अंदर, आपने निशात पावर ले लिया आईपीपीस के अंदर, और आपने कोई एक बैंक अल इस्लामी या बीएपीएल या मीज़ान में से कोई एक बैंक ले लिया, तो 4-5 स्टॉक्स है ना, आपको हर सेक्टर का एक तो फ्लेवर भी दे देंगे और इन सब में स्टोरीज भी हैं। तो द मोमेंट कोई स्टोरी प्ले करेगी तो आप चीज़ों रैली को मिस नहीं कर रहे होंगे।
अच्छा, इसमें मोहसिन साहब का कोई सवाल था कि लॉट कैम यार, मसला ये कि मार्जिन इस वक्त ईपीसीएल की तरह इसमें भी नीचे है, और स्टोरी नहीं है इसमें ना। वो बायबैक की जो स्टोरी थी वो तो शेल्फ हो गई ना। एलसीआई ने नोटिस दे दिया कि अब जो है ना वो बायबैक नहीं करेगा, तो इसके लिए नीचे आया है। अब इसमें मार्जिन जब ऊपर आएंगे तो फिर ये नॉर्मल 3-4 रुपए का पेट। फिर मसला ये है कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो होने की वजह से ना, जिसका नॉर्मली हालांकि एक ही प्लांट है जो 5-5.5 लाख टन की कैपेसिटी पे चल रहा है, पीटीए का, और ये टेक्सटाइल में इस्तेमाल होता है, लेकिन डिमांड ना होने की वजह से और दुनिया में ऑर्डर स्लो होने की वजह से प्लांट बार बार अपनी शटडाउन पे जा रहा है, तो अर्निंग भी नहीं आ रही, मार्जिन भी स्लो है, और डील भी कैंसिल हो गई है। तो अभी लौटे में कोई स्टोरी है नहीं है सच। हो सकता है थोड़ा और करेक्ट हो जाए तो फिर ज़्यादा लुक्रेटिव हो जाए, क्योंकि मार्जिन, या तो मार्जिन बहुत इंप्रूव हो जाए, तो ये है। और किसी का कोई सवाल प्लीज़, मेरे आई गेस 2-3 मिनट ही और है, फिर मैं सेशन को शजील भाई को हैंड ओवर कर दूंगा। अस्सलाम रिजवान भाई, इफ यू डोंट माइंड, मेरा सवाल है एग्रीटेक के लिए, एग्रीटेक के बारे में। एग्रीटेक की अच्छी खासी सर अप्रिसिएशन हो गई आपका है नाम तो। नाम नाम प्लीज, नाम। शाहिद 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 रिजवान। जी शायद भी बोलिए। एग्रीटेक के अंदर कैसा देख रहे हैं आप, क्योंकि अप्रिसिएशन तो अच्छी खासी हो चुकी है, देन इन कमिंग फ्यूचर अब में। इसमें एक ऐसी स्टोरी है, मैं स्टोरी आपको बता देता हूँ, बट उसमें मेरा इतना बिलीव नहीं है, बट बाजार के अंदर जो स्टोरी बताता हूँ। कंपनी के ना 52 अरब के लिवरेज है, तो कंपनी जो है बेसिकली बैंकों के पास पड़ी हुई है, कोई एक स्पॉन्सर नहीं है इसका ना। दूसरा ये है कि इसको जो गैस मिलती है ना वो बहुत महंगी प्राइस पे मिलती है, इसलिए इसका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो भी जो ना और फर्टिलाइजर से बहुत कम है। अब बैंक कहते हैं हमने 32 रुपये पे लिया हुआ है, तो हम जो है इसको 32 रुपये में बेचेंगे। तो अब ये डील जब भी होगी तो 32 रुपये में होगी, तो एक ये अपसाइड है प्राइस में। दूसरा ये कहते हैं कि शायद जो है ना इसमें फौजी ग्रुप का काफी इंटरेस्ट है, तो फौजी ग्रुप इसको लेने के बाद जो है ना अपनी मारी की एक फील्ड है डेडिकेटेड जो उसके करीब डिस्कवर हुई है, तो वो उससे इसको गैस दे देगा $6 की। और दूसरा ये है कि जो बैंकों का डेट है ना उसमें इस तरह की बातें होती हैं कि हर 10 अरब पे 1 अरब, 10 अरब के अगेंस्ट सिर्फ 1 अरब की लाइबिलिटी रह जाएगी, बाकी सारे बैंक माफ कर देंगे, वो वैसे ही वो राइट ऑफ हुआ हुआ है। तो 10 के आगे से एक भी मिल जाएगा तो बैंकों के लिए थोड़ा सा गुड गुड विन विन सिचुएशन होगी, क्योंकि अगर ये इसको डेडिकेटेड गैस की सप्लाई मिलती रहती ना, और ये वारे का सौदा होता, या तो एक और चीज़ होता है, मतलब आज जो है ना गैस की प्राइस सारी फर्टिलाइजर के लिए 1800 रुपये हो जाए, तो उसमें क्या होगा कि फिर ये आरएनजी पे चलेगा, इसको वारा खाएगा, क्योंकि फर्टिलाइजर की प्राइस इतनी महंगी हो गई होगी कि फिर एजीएल में वारे का सौदा होगा। बट अभी इनमें से कुछ भी नहीं हुआ, ये सारी रूमर्स और पॉसिबिलिटीज हैं जो उसमें आ रही हैं। प्योर मेरिट पे बोलें तो आपको अगला क्वार्टर भी ऐसी फारिग सा दिखेगा, क्योंकि 4 लाख टन का टोटल प्लांट है, तो 4 लाख टन पे आप इसमें कोई बहुत लंबे चौड़े पैसे नहीं बनेंगे आपको, मतलब अर्न पर शेयर वगैरह बहुत नॉमिनल से की अर्निंग होगी, या वो भी नहीं होगी, क्योंकि फाइनेंशियल कॉस्ट ठीक ठाक है। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, मेरा सवाल ओजीडीसी पीपीएल केवाई बरे में है, यार आपका आप पहले क्या अपना व्यू नाम है? प्लीज, नाम बता दें मंडे प्लीज। को ये चलेंगी या नाम क्या है आपका भाई, पहले नाम मुखातिब करने के लिए बता दें। मैंने माइक अपना ऑफ कर लिया है। चलो। फिर चैट पे मोहसिन अली का वापस से एक है कैल के बारे में काइंडली बता। मैं बता देता हूँ, बट आप सबसे ये है कि बेसिकली ये सेशन हम रिकॉर्डिंग इसलिए रखते हैं, वरना आप मैसेज करके पूछ लिया करें, मैं जवाब दे दिया करूँगा। लाइव का सेशन रखा इसलिए जाता है कि आप लोग आके डायरेक्टली सवाल कर सकें। एनीवेज कल का हुआ ये है कि अभी तक उसका नाम जो है अमित है सिर्फ मेरा जी एम एस साहब, आपकी आवाज़ अब आ रही है, आप काइंडली सवाल रिपीट कीजिएगा। मेरा नाम अमित है मेरा सवाल जी। ओजीडीसी पीपीएल केवाई बरे में आपका क्या व्यू है? मंडे केवाई ये चलेंगी या नहीं? अच्छा अहमद साहब, स्पेसिफिक टू मंडे को लगता है कि जितने दिन इलेक्शन से करीब होते जाएंगे मार्केट थोड़ी कंफ्यूज रहेगी, और मेरा ख्याल है जो आईएमएफ को अप्रूवल के लिए गया है ना ड्राफ्ट, वो मेरा ख्याल है आईएमएफ से मंडे को नहीं अप्रूव होकर आ जाएगा कि भाई आप इसको डिविडेंड पे आउट कर दें, तो मुझे लगता है शेयर कहीं करते रहेंगे, बट यस ओजीडीसी में शायद जो है ना रिलेटिवली डिविडेंड की ज़्यादा खबर है, इसलिए वो ज़्यादा टूटा भी नहीं है और अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो हो सकता है कि ओजीडीसी आपको मंडे को थोड़ा परफॉर्म करता हुआ दिखे, उसके पीछे पीवीएल भी करे। बट अभी कोई चीज़, दो चीज़ें इसमें होनी है, एक तो ये है कि इसका जो है डिविडेंड के हवाले से आईएमएफ से अप्रूवल आनी है और फिर इसकी पेमेंट होनी है, तो अभी वो मेरे ख्याल है थोड़ा सा लिम्बो में है, क्योंकि इलेक्शन के करीब करीब थोड़ा मुश्किल होगा, गवर्नमेंट इतनी जल्दी 7 दिन वर्किंग डेज रह गए तो पे आउट कर पाए, तो ये है ओजी और पीपीएल पे व्यू। बाकी के इलेक्ट्रिक पे भाई मल्टी ईयर टैरिफ अप्रूव हो गया 20 साल के लिए, सॉरी इसका लाइसेंस रिन्यू हो गया 20 साल के लिए,
बट अभी तक इन्होंने मल्टी ईयर टैरिफ जो है ना, जो इसकी अर्निंग को ड्राइव करेगा, वो नहीं रिवील किया। और जब तक गवर्नमेंट से मल्टी ईयर टैरिफ नहीं आता तो कुछ कहना मुश्किल है कि ये स्टॉक परफॉर्म करेगा नहीं करेगा। हो सकता है 4.5 रुपये पे आ जाए, क्योंकि इसमें एक ही खबर थी कि अगर मल्टी ईयर टैरिफ आ गया और अच्छा रेट पे अप्रूव हो गया तो फिर शायद जाना गिरे। शुक्रिया बहुत बहुत रिजवान भाई। थैंक यू। आई गेस शर्जील भाई आप सेशन को टेक ओवर कर लें क्योंकि टाइम हो गया। थैंक यू। मैं फिर सेशन से आप सबसे ज़्यादा चाहता हूँ, अगर कोई और सवाल भी हुआ तो फिर देख लेंगे। उवैस भाई आपका शायद माइक ख़राब है, आप बार बार यहीं पे सवाल कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि अब शर्जील भाई का टाइम हो गया, तो शर्जील भाई टेक ओवर कर रहे हैं। वो जवाब दे देंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। Perfect. Thank you so much, Rizwan bhai, for taking out time for this session. Thank थैंक you. यू शर्जील भाई, ओवर टू यू, अल्लाह हाफिज़। Thank you. अच्छा, बेसिकली स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। KC100 का फिलहाल ये चार्ट है, डेली चार्ट है बेसिकली। इसमें अगर आप देखें तो मार्केट में हम ये देख रहे हैं लास्ट 2 वीक से जो है मार्केट कंसोलिडेशन फेज में ही है। इसने इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रीच करा था फॉर सम टाइम, और फिर ये लो लगाया, उसके बाद फिर रिकवरी आई और फिर से इस रेंज में जो है मार्केट एंटर हो गई। हफ्ते के जो आखिरी 2 सेशन से उसमें हमने थोड़ी बेरिश एक्टिविटी देखी, जिसमें थर्सडे के दिन हमने देखा कि 500 पॉइंट्स मार्केट ने लूज करे, और फिर इवेंचुअली फ्राइडे को मार्केट ने ऑलमोस्ट अगेन 500 पॉइंट्स लूज करे, और इस रेंज के टॉप से रिजेक्शन लेके मार्केट एक दफा फिर से नीचे आ गई और इस सपोर्ट को जो है टेस्ट कर रही है। फिलहाल अगर आप प्राइस एक्शन को स्टडी करें तो मार्केट ने ये ट्रिपल टॉप लगा दिया। ट्रिपल टॉप परफेक्ट ट्रिपल टॉप की फॉर्मेशन तो नहीं है, पर जो साइकोलॉजी है ना वो इंटैक्ट है यहाँ पे। अगर आप देखें तो प्रोबेबली मार्केट ने कई दफा कोशिश करी है इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रीच करने की, पर ये जो प्राइस एक्शन है ना ये थोड़ी वीकनेस की निशानदेही कर रहा है। तो फिलहाल अभी तो ऐसा लगता है कि जब तक अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो पर्टिकुलर अगर फॉर एग्जांपल मार्केट 65,400 के लेवल को ब्रेक करती है तो फिर ये रैली कर सकती है टुवर्ड्स 66,600 से लेके 67,000 के लेवल्स को, और टुवर्ड्स डाउन साइड अगर ये 63,600 के लेवल्स को ब्रेक करती है तो फिर ये फर्दर ड्रैग कर सकती है टुवर्ड्स 62,770 के लेवल्स को। पर ओवरऑल जो व्यू बन रहा है, अगर मैं अपना व्यू दूं बेसिकली इंडिकेटर्स को देखते हुए भी, क्योंकि इंडिकेटर्स भी फिलहाल अभी हमारे रेंज बाउंड एक्टिविटी शो कर रहे हैं, अगर हम ट्रेंड को जज करने की कोशिश करें तो ऑन चार्ट्स फिलहाल फील ऐसा होता है, अगर आप 60-40 RSI को यूज करें तो फिलहाल फील ऐसा हो रहा है कि मार्केट जो है वो रेंज बाउंड है, और मार्केट में डाइवर्जेंस वगैरह भी आ रही है। और प्रोबेबली अगर मार्केट में दम होता तो बीच में काफी ऐसे ट्रिगर्स है, चाहे वो IMF का अप्रूवल हो या और भी बेसिकली काफी सारे ट्रिगर्स है, उनको देखते हुए प्रोबेबली मार्केट जो है उसका ब्रेकआउट देती है और ऊपर की तरफ चली आती। बट क्योंकि मार्केट यहाँ पे फंसी है, 3 दफा इसको टेस्ट करा है और फिर 3 दफा रिजेक्शन दिखाई है, ऊपर नीचे की तरफ आई है, तो लग ऐसा रहा है प्राइस एक्शन पे कि मार्केट थोड़ी वीक है। इंडिकेटर भी आपका अभी तक फिलहाल रेंज बाउंड था। व्यू अब ये बन रहा है कि प्रोबेबली अगर मार्केट अपने इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रीच करती है जो कि 63,600 के लेवल्स के करीब आ रहा है, उसके बाद इसकी ट्रेंड लाइन सपोर्ट है 63,400 के लेवल्स के करीब। तो प्रोबेबली अगर मार्केट आने वाले हफ्ते में 63,400 को ब्रीच करती है तो यहाँ से फर्दर टूटती हुई नजर आ सकती है, और फिर वो चीज़ RSI पे रिफ्लेक्ट होगी, जहाँ पे RSI 50 को ब्रेक करके नीचे की तरफ आ जाएगा, और फिर हो सकता है मार्केट पर एक प्रोबेबली करेक्शन फेज में वापस एंटर होती हुई नजर है। और वो प्रोबेबली वो नजर भी आता है क्योंकि मार्केट के पास ऐसे कोई ट्रिगर नहीं है, तमाम चीजें हो चुकी हैं। कॉर्पोरेट रिजल्ट्स को प्रोबेबली मार्केट वी वर एंटिसिपेटिंग, पीपल वर एंटिसिपेटिंग कि मार्केट के लिए वो ट्रिगर रहेंगे, बैंक्स के रिजल्ट्स आ रहे होंगे, फर्ड्स के रिजल्ट्स आ रहे होंगे, वो काफी अच्छे रहेंगे, तो प्रोबेबली उस पर जो है मार्केट चलेगी। पर हमने ये देखा कि एज सच अभी तक तो कोई बहुत ज्यादा मार्केट ने रैली नहीं करा है उस बिहाफ पे, पर लगता है ऐसा कि जो चीज जिसके रिजल्ट्स थोड़े बेहतर आ रहे होंगे वो ऑब्वियसली अपना एक रनअप दिखा रहा होगा। ओवरऑल मार्केट जो है वो प्रोबेबली उसको हम जज करने की कोशिश कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एनालिसिस में। तो लग ऐसा रहा है प्राइस एक्शन को देखते हुए कि अगले हफ्ते 63,400 का लेवल काफी क्रूशियल रहेगा। ये अगर ब्रेक होता है तो प्रोबेबली ऑन इंडिकेटर्स एज वेल एज ऑन प्राइस एक्शन मार्केट थोड़ा सा वीक हो सकती है और करेक्शन फेज में जो है वो जा सकती है। अगला टारगेट पे मार्केट का 62,400 का लो होगा, इसको रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी होगी मार्केट के लिए। अगर नहीं देती है तो फिर ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे देखें ये आपका प्रोबेबली यहाँ पे लोअर हाई तो बना है, ये लो ब्रीच ही होना चाहिए। अगर ये ब्रीच होता है तो मार्केट ऑन डेली टाइम फ्रेम एक डाउन ट्रेंड में जो है वो ऑफिशियली एंटर हो जाएगी, अगर इस पर्टिकुलर लो को ब्रीच करती है तो, क्योंकि फिर लोअर लो की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ऑन चार्ट्स मार्केट वीक लगती है, वीक व्यू इंटैक्ट रहेगा एज फार एज इट इज ट्रेडिंग बिलो 65,400 लेवल। बुलिश व्यू के लिए या मार्केट को बुलिश होने के लिए बेसिकली उसको 65,400 को ब्रीच करना पड़ेगा, उसको ब्रीच करती है
तो प्रोबेबली फिर हम ये मानते हुए चलेंगे कि ये बुलिश फ्लैग की फॉर्मेशन थी मार्केट में, और मार्केट ने इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रीच करने के बाद अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो मार्केट का व्यू फिलहाल अभी यहाँ पे तो रेंज बाउंड का बन रहा है, लेकिन ऑब्वियसली इंडिकेटर्स को जो हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, प्लस प्राइस एक्शन को देख रहे हैं, साइकोलॉजी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, थोड़ा सा वीक बन रहा है और फर्दर वीकनेस नजर आ सकती है अगर 63,400 के लेवल अगर ब्रीच होता है तो। अगला स्टॉक जो हमारा है वो प्रोबेबली ओजी है। ओजी हमने देखा है कि लास्ट वीक काफी लाइमलाइट में रहा था, तो अगर यहाँ पे भी ओजी को देखें तो ओजी ने प्रोबेबली लास्ट वीक अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखें अपने इस पर्टिकुलर चैनल को ब्रीच करा था। ये वही चैनल है जो हम अपने लास्ट वीडियोस के अंदर जो है वो शेयर करते हुए आए हैं, काफी दफा इसको हमने रिपोर्ट में भी शेयर करा था कि प्रोबेबली अगर आप वीकली भी देखें तो मार्केट जो है वो अगर थोड़ी स्टोरी बिल्ड करें, स्टोरी की तरह देखें इसको, तो मार्केट जो है प्रोबेबली डाउन ट्रेंड में थी। हमने इस फेज में देखा कि मार्केट ने एक हायर हाई लगाया, पर ऑब्वियसली वो मार्केट पे सस्टेन नहीं कर पाई, वहां से नीचे आई। गेम चेंज हुआ था बेसिकली यहाँ पे जब मार्केट ने एक हायर लो लगाया था और उसके बाद फिर हायर हाई की फॉर्मेशन हुई थी। तो यहाँ पे जो है वो सही मायनों में हमारा ट्रेंड चेंज हुआ था और अब ट्रेंड स्टार्ट हुआ था वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। अच्छा, द मेन इशू फॉर द मार्केट वाज कि इसका ये जो डिसेंडिंग चैनल आ रहा था मल्टी ईयर, इसको मार्केट ब्रीच नहीं कर पा रही थी, तो यहाँ पे भी रिजेक्शन इसने यहीं से ली थी। तो ये एक मेन कंसर्न था। पर ऑब्वियसली यहाँ से जब रिट्रेस करा मार्केट ने नीचे की तरफ आई तो इसने एक हायर लो बनाया अगेन, पिछले लो को ब्रेक नहीं करा, विच वाज रियली गुड, मतलब वो ट्रेंड इंटैक्ट ही था। तो ट्रेंड इसका इंटैक्ट रहा यहाँ पे और फिर यहाँ से जब ये उठा तो इसने एक नया हाई लगाया, ऑब्वियसली ब्रीचिंग दिस चैनल एज वेल। तो इसने अपने इस मल्टी ईयर 5 से 6 साल के चैनल को भी ब्रेक करा, प्लस अपने अप ट्रेंड जो इसका एक डेवलप हो रहा था उसकी कॉन्फर्मेशन देते हुए अपने इस अगेन इस हाई को ब्रीच करते हुए एक नया हाई लगाया, वहां से रिट्रेस करके थोड़ा ये नीचे आया और अपने इस असेंडिंग चैनल को भी इसने रिटेस्ट करा, प्लस अपने इस मल्टी ईयर चैनल की लाइन को भी रिटेस्ट करा। ये कॉन्फ्लुएंस जोन क्रिएट हो रहा था, 105 तो 6 की सपोर्ट आ रही थी। उसी वीक हमने अपनी रिपोर्ट में ही मेंशन करा था और अपने वीकली सेशन में भी शेयर करा था कि ओजी लुक्स अ रियली रियली गुड बाय हियर विद अ वेरी लो रिस्क एंट्री, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस लगेगा और बहुत अच्छी बाइस में यहाँ से बन सकती है। तो वहां पे हमने देखा कि वीकली पे इसने फिर एक हैमर की फॉर्मेशन बनाई और वहां से अपने इस ट्रेंड को जो है वो कंटिन्यू करा। और अभी अगर आप देखें लास्ट वीक में तो इसने एक और हाई जो है वो लगा दिया है ऑलरेडी। तो वो जो अप ट्रेंड है इसका वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर वो इंटैक्ट है। और डेली पे अगर हम मूव ऑन करें तो डेली पे हमने ये देखा कि ड्यूरिंग द वीक ये प्रॉब्ली मंडे का सेशन था, अपर कैप लगाया इसने, ट्यूसडे के सेशन में इसने अपने मोमेंटम को कंटिन्यू करा। और सबसे अच्छी चीज ये थी कि ऑल्दो इसने इनिशियली थोड़ा करेक्ट करा था, पर 126 127 के सपोर्ट लेवल प्रीवियसली आपको आइडेंटिफाई करा गया था, एग्जैक्टली वहीं से सपोर्ट लेके इसने बाउंस बैक शो करा इंट्राडे में। और एंड द गुड थिंग वाज उस दिन हमने चार्ट भी शेयर करा था इसका, तो गुड थिंग वाज कि 136 के लेवल्स के ऊपर इसकी क्लोजिंग आई, ऑलमोस्ट 138 पे इसने क्लोज करा था। तो वो क्लोजिंग इसकी अच्छी थी, तो अगले दिन मोमेंटम भी कंटिन्यू हुआ और इसने अपर कैप अगेन लगा दिया। वहां से क्या हुआ कि हमने देखा कि थर्सडे को फिर कुछ इस तरह की खबरें भी आई कि इसकी जो स्टोरी है वो प्रोबेबली शायद ये चीजें होती हुई नजर ना आए, डिले हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली नई गवर्नमेंट आने वाली है। और पीएम कुछ खबरें वगैरह आई थी कि पीएम ने भी जो है वो इसको इस प्लान को जो है वो प्रॉब्ली कहा है कि एक बेहतर प्लान के साथ आए। तो फिर अगले अगले दिन हमने देखा कि इसने लोअर लॉक लगा दिया। अब सिनारियो ये क्रिएट हो रहा था फ्राइडे को, ऑब्वियसली खबरें वगैरह जो आई वो तो आती ही हैं, प्लस चार्ट्स पे कहीं ना कहीं वो चीजें जो है वो पहले ही रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आ जाती है। तो ये एक सपोर्ट लेवल था 136 137 का जो उसने ब्रेक करा हुआ था, और प्लस यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी आ रही थी, चैनल का रिटेस्ट भी हो रहा था। तो वहां पे प्रोबेबली जो मार्केट ने इनिशियली थोड़ा बहुत इसको सपोर्ट, थोड़ी बहुत यहाँ पे सपोर्ट ली और पे खबरें आना शुरू हुई कि ये जो स्टोरी है, ये जो समरी है, बेसिकली पाकिस्तान आईएमएफ को भिजवा देगा और वहां से फिर सब्जेक्ट टू आईएमएफ अप्रूवल होगा आगे क्या चीजें होती हैं। तो उसको मार्केट ने थोड़ा पॉजिटिव लिया और फिर यहाँ से एक बाउंस बैक शो करते हुए इसने एक अच्छी अपसाइड दिखा दी। तो फिलहाल ओजी में व्यू ये बन रहा है एज फार एज इट इज ट्रेडिंग अबव 134 135 के लेवल्स, टू बी सेफ अगर हम देखें तो 134 का आप लगा लें स्टॉप लॉस। 134 के नीचे जब तक ये ऊपर जब तक ये है तब तक सेफ है, 134 के नीचे प्रॉबली फिर ये वीक होगा और रिट्रेस करके एक प्रॉबली लो लगा सकते हैं विच शुड बी हायर देन इट्स प्रीवियस लो, जो कि ये वाला लो है, इससे हायर होना चाहिए, वरना ऑब्वियसली वो ट्रेंड आपका जो है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो 134 के ऊपर ये स्टेबल है और प्रोबेबली अपने मोमेंटम को यहाँ से ही कंटिन्यू करता हुआ नजर आ सकता है। इनिशियल रेजिस्टेंस वुड बी इट्स रीसेंट हाइज जो कि 148 के करीब आ रहे हैं। इसको अगर ये ब्रीच करता है तो अपने मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता है, रख सकता है। तो ओजी में व्यू फिलहाल हमारा बुलिश है, लुकिंग एट द चार्ट ऑब्वियसली। पीपीएल के चार्ट को ऑन दी अदर हैंड देखें ना तो बिल्कुल ही अलग स्टोरी बन रही है इसके अंदर। इसके चार्ट, इस पर्टिकुलर चार्ट में खैर ये प्रोबेबली जब ये टॉप पे था तो वहां पे भी हमने अपना एनालिसिस शेयर करा था कि ये बहुत वीक लग रहा है, एबीसीडी बेरिश एबीसीडी की फॉर्मेशन है, ये अच्छा खासा रिट्रेस कर जाएगा, तो प्रोबेबली अपनी पोजीशंस को लिक्विडेट कर लेना चाहिए। तो
हमने अपने क्लाइंट्स के साथ भी ये शेयर करा था। वहां से हमने ये देखा कि इसने एक डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक शूटिंग स्टार बनाया टॉप पे, रिजेक्शन ली, उसके बाद फिर इसने अपनी जब करेक्शन को कंटिन्यू करा तो ये जो रेड से फिब लगाया हुआ है यहाँ पे, इसने 61.8% रिट्रेसमेंट जो है वो ऑलरेडी कर ली है। और प्रोबेबली वी वर एंटिसिपेटिंग कि अगर ये नीचे करेक्ट करके आता है तो 117.18 का लेवल जो कि इस राइजिंग वेज की सपोर्ट है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। लेकिन थर्सडे के मूव के साथ, लोअर लॉक के साथ इसने इसको ब्रीच कर दिया था, तो वो ऑब्वियसली थोड़ी एक वीकनेस की इंडिकेशन थी। बट ऑब्वियसली जब भी हम टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहे होते हैं तो वहां पे जरूरी ये होता है कि जब भी कोई ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो तो अगली कैंडल आपको एक और चाहिए होती है जो कॉन्फर्मेशन दे उस ब्रेकडाउन की। तो जो फ्राइडे वाली कैंडल थी उसमें हमने ये देखा, फ्राइडे को वी वर एंटिसिपेटिंग ओजी थोड़ा बेहतर रह सकता है। उसकी वजह ये थी कि वो सपोर्ट पे था और पीपीएल थोड़ा खराब कदरे प्रॉब्ली उतना बेहतर परफॉर्म नहीं करेगा क्योंकि यही पर्टिकुलर लेवल इसकी रेजिस्टेंस होगी। तो ओजी पीपीएल जो है वो यहीं पे फंसा रहा। 61.8% रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के बाद इसने बाउंस बैक तो शो करा, बट अगेन 50% रिट्रेसमेंट लेवल से इसने रिजेक्शन ली, प्लस राइजिंग वेज की सपोर्ट जो कि इनिशियली थी उससे रेजिस्टेंस ली। तो यहाँ पे पीपीएल फिलहाल ऑन चार्ट्स वीक लग रहा है एज फार एज इट इज ट्रेडिंग बिलो 122 को अगर ये ब्रीच करता है आने वाले सेशंस के अंदर तो प्रोबेबली फिर ये एक सेफ जोन में आ जाएगा और अगेन राइजिंग वेज के अंदर आ जाएगा। वहां से थोड़ा बेहतर इसके अंदर जो है मूव वगैरह हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन एज फार एज इट इज ट्रेडिंग बिलो 122 के लेवल्स, इट लुक्स वीक और लगता है ऐसा है कि ये रिटेस्ट कर रहा है। यहाँ से अगर ये रेड कैंडल वगैरह बनती है तो प्रोबेबली भी रिटेस्ट करके फर्दर ड्रैग डाउन भी कर सकता है। तो ऑन चार्ट्स कंपैरेटिवली ओजी लुक्स बेटर above 136 and PPL looks weak below 122. So OG ने 136 के ऊपर सस्टेन करना है और PPL ने 122 को ब्रेक करना है अगर इसने अपने मोमेंटम को कंटिन्यू रखना है तो। शर्जील भाई, मुझे आपके चार्ट से मोहब्बत हो गया है, बस आप ही ये सब मुझे भाई सिखा दो। आपका कोई कोर्स है? जी थैंक यू सर। कोर्स के हवाले से अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आई विल आल्सो बी शेयरिंग माय नंबर विद यू, तो यू कैन कांटेक्ट मी देयर। बैंक ऑफ पंजाब की अगर हम बात करें तो अगली स्क्रिप्ट जो हमारी है बाय द वे वो बैंक ऑफ पंजाब की है। बैंक ऑफ पंजाब को अगर हम देखें तो ऑन चार्ट्स बैंक ऑफ पंजाब वाज प्रोबेबली ऑन वीकली टाइम फ्रेम इट वाज इन डाउन ट्रेंड। उसके बाद हमने ये देखा इस फेज को अगर आप देखें तो इसने अपने डाउन ट्रेंड, ये कन्वर्जन हो रही है फ्रॉम डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड। लोअर लोज लोअर हाइज की फॉर्मेशन थी यहाँ पे, उसके बाद ये ट्रेंड चेंज हुआ और इसने नए हाइज और नए लोज बनाना शुरू कर दिए। अब की ब्रेकआउट जो इसका था ना वो ये इस पर्टिकुलर कैंडल, वीकली कैंडल 32% के मूव के साथ इसने अपना ब्रेकआउट दिया फॉलिंग वेज का और फिर एक जाके 8 रुपये से लेकर 8 रुपये 30 पैसे तक का जो है वो हाई लगाया। वहां से फिर हमने ये देखा कि इसने रिट्रेस करा है पिछले कुछ सेशंस में। अगर आप यहाँ से इसकी फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएं, रिट्रेस करे 38.2% रिट्रेसमेंट इसकी कंप्लीट हो गई है। प्रॉब्ली अगर थोड़ा सा मजीद भी ड्रैग करता है तो 50% रिट्रेसमेंट भी कर लेगा। बट द की थिंग वुड बी दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन जो कि इसकी फॉलिंग वेज की ट्रेंड लाइन है, ये रिटेस्ट हो रही है। तो इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को जब के ऊपर जब तक ये है ये रिटेस्ट करके बाउंस बैक दिखाने की कोशिश करता है तो आई गेस यहाँ पे इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है with an initial target of 7.2 to 7.5 and then 8 to 8.3. तो I guess BOP on charts still looks good. Number one reason is कि इसका जो ट्रेंड है अप ट्रेंड वो स्टिल इंटैक्ट है। नंबर टू थिंग इज कि ब्रेकआउट जो इसने फॉलिंग वेज का करा था उसको ये रिटेस्ट कर रहा है यहाँ पे। तो अगर थोड़ा सा स्ट्रेन करता है तो यहाँ से एक डिसेंट बाउंस बैक हम इसके अंदर एंटिसिपेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट होती हुई लग रही है, जैसे कि हमने यहाँ पे आपको दिखाया कि 50% रिट्रेसमेंट भी इसकी ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट होती हुई लग रही है। तो प्रोबेबली कॉन्फ्लुएंस जोन क्रिएट हो रहा है। अगर सस्टेनेबिलिटी आती है, प्राइस एक्शन पे कॉन्फर्मेशन मिलती है, वो किस तरीके से मिलेगी कि कोई ग्रीन कैंडल नजर आए कन्विंसिंग, कोई बुलिश रिवर्सल पैटर्न नजर आए, तो यहाँ पे आप प्रोबेबली एक्यूमुलेशन के लिए जा सकते हैं। अगली स्क्रिप्ट और लास्ट स्क्रिप्ट जो हमारी है वो प्रोबेबली जो है वो स्वी साउथ की है। स्वी साउथ ऑन चार्ट्स हम वी हैव बीन पिचिंग इट सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम कि स्वी साउथ आई गेस अभी स्टिल मिल रहा है काफी अच्छे लेवल्स की करीब। स्वी साउथ में का जो ट्रेंड है बेसिकली उसको अगर आप देखें तो ये भी अप ट्रेंड के अंदर है, एक स्टैब्लिश्ड अप ट्रेंड के अंदर है। कंसिस्टेंसी के साथ इसने हायर हाइज और हाई लोज बनाए हैं और ये पर्टिकुलर भी अगर आप देखें लोज का देखें तो ये एक हायर लो ही है। अगर मैं इसको क्लोन कर लूँ यहाँ पे तो ये पर्टिकुलर लो भी इसका हायर लो ही है। तो जो अप ट्रेंड है वो स्टिल इंटैक्ट है, प्लस अपने ट्रायंगल पैटर्न को यहाँ पे ये रिटेस्ट कर रहा है, रिट्रेसमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट करता हुआ नजर आ रहा है। तो प्रोबेबली अगेन यहाँ पे भी एक अच्छा कॉन्फ्लुएंस जोन क्रिएट हो रहा है। प्लस अगर आप आरएसआई को देखें तो आरएसआई पर भी
अगर आप यहाँ पे देखें तो 60-40 RSI लगाएं टू आइडेंटिफाई ट्रेंड। तो लगता बज़ाहिर ऐसा है कि क्योंकि RSI इज अबव 50 है एंड हाई लगाया है इसने ऑलमोस्ट 75 का, तो वो जो अप ट्रेंड है वो स्टिल इंटैक्ट है इस फेज को। अगर आप देखें ये फेज जो है ना, इसका अप ट्रेंड शो कर रहा है, तो RSI भी यहाँ पे बुलिश है, प्राइस एक्शन पे भी यहाँ पे बुलिशनेस है। इससे पहले जो ये वाला फेज था, ये डाउन ट्रेंड की इंडिकेशन थी, क्योंकि RSI वाज नॉट गोइंग अबव 60 हियर, तो ये डाउन ट्रेंड की इंडिकेशन थी। एंड दिस टू अ सर्टेन एक्सटेंट वाज प्रोबेबली अ रियली कोई प्रॉपर ट्रेंड नहीं था। मार्केट वाज क्रिएटिंग हायर हाइज लोअर लोज अगेन, तो एक रेंज बाउंड एक्टिविटी आप इसको कह लें। तो ये रेंज फ्रॉम रेंज बाउंड एक्टिविटी टू बेरिश एंड देन नाउ टू बुलिश एक्टिविटी। RSI भी बुलिश है एज फार एज इट इज अबव एटलीस्ट 50 या 40 के अबव भी रहता है तो सही है, एंड इट इज कंटिन्यूसली गोइंग अप अबव 60। तो RSI पे भी वी आर आल्सो बुलिश एज वेल एज ऑन प्राइस एक्शन एज वेल ऑन वीकली टाइम फ्रेम। कंसिस्टेंसी के साथ ये हाई राइज हाई लोज बना रहा है, तो एस्टैब्लिश्ड अप ट्रेंड के अंदर भी है। प्राइस एक्शन की बेसिस पे अगर हम देखें तो एक अच्छे स्टेबल अप ट्रेंड के अंदर कोई स्टॉक है, उसको अगर हम एक अच्छे सपोर्ट जोन के करीब अगर एक्यूमुलेट करते हैं, जो कि यहाँ पे प्रोबेबली इस ट्रायंगल का रिटेस्ट भी है, रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट हो रही है, असेंडिंग चैनल का भी रिटेस्ट है, तो यहाँ पे इसको अगर एक्यूमुलेट करते हैं तो एक अच्छी अपसाइड हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। वीकली कैंडल को अगर आप देखें तो ये वीकली कैंडल बाय द वे एक अच्छी कैंडल है इनवर्स। अगर आप देखिए इनवर्स हैमर है ये, तो प्रोबेबली ये भी एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। तो यहाँ पे अगर आप इसको एक्यूमुलेट करते हैं तो एक अच्छी अपसाइड आप यहाँ से एंटिसिपेट कर सकते हैं। काफी लो रिस्क एंट्री है, छोटा सा स्टॉप लॉस आपने लगाना होगा 10 रुपये 60 पैसे के नीचे, 50 पैसे के नीचे, और एक अच्छी अपसाइड एंटिसिपेट कर सकते हैं फॉर द इनिशियल टारगेट्स ऑफ 14 to 14.5। तो ये बेसिकली हमारी टॉपिक्स हैं। आई गेस OGPPL को भी हमने कवर करा है, जो कि लास्ट वीक के सबसे वॉलेटाइल स्टॉक्स है। कोशिश हमारी ये होती है बेसिकली कि हम जो लास्ट वीक के सबसे वॉलेटाइल स्टॉक्स हैं एज वेल एज अगले हफ्ते के हवाले से जो स्टॉक्स लाइमलाइट में रह सकते हैं उनको मेनली कवर करें, प्लस इंडेक्स के हवाले से भी अपना व्यू दें। तो इंडेक्स में आर व्यू बेसिकली बेस्ड ऑन टेक्निकल्स इज के मार्केट थोड़ी सी अभी तो फिलहाल ऑन चार्ट्स रेंज बाउंड ही है, पर साइकोलॉजी को भी अगर हम इनकॉर्पोरेट करें अपनी वर्किंग के अंदर तो मार्केट थोड़ी वीक लगती है, और एक सर्टेन लेवल हमने आपके साथ शेयर करा है 63,400 का, जिसके नीचे मार्केट मजीद वीक हो जाएगी। ऑन चार्ट्स OGPPL would still stay in limelight. OG out of these two comparatively looks really better, really good, थोड़ा बेहतर लगता है, एक अच्छे अप ट्रेंड के अंदर भी है और सपोर्ट के करीब है। तो आई गेस इन स्टॉक्स पे जो है वो आप फोकस रख सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद शर्जील भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई लव योर टेक्निकल एनालिसिस एंड यू। शर्जील भाई आपका थैंक यू सो मच सर। एक सवाल है सर जी, मोहम्मद अवैस का चैट पे, काइंडली अगर आप उसका आंसर कर दें। Where BOP expected to end on June 2024? अच्छा, इसको भी देख लेते हैं। Why ADBA and PIPTL not performing? Prospect of CERD. How you see Kellet is right? अच्छा, CERD को अगर हम देखें, CERD के चार्ट को अगर हम विजिट करें, CERD बेसिकली ऑन चार्ट्स फिलहाल सही लगता है, बुरा नहीं लगता। इसमें इसके चार्ट को बेसिकली हमने एनालाइज करा था लास्ट सेशन के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो CERD की बेसिकली एक मशहूर ज़माना रेंज है 50 से 60 के दरमियान की। अभी फिलहाल इस रेंज के अंदर ही है, प्लस अपनी स्ट्रेंथ लाइन को भी रिस्पेक्ट दे रहा है। तो एज फार एज इट इज अबव 50 का लेवल, इट लुक सेफ। 50 के नीचे अगर आपकी जो भी ट्रेडिंग पोजीशन है आप उसमें स्टॉप लॉस लगा लें। 50 के ऊपर ये स्टेबल है, 50 को जैसे ही ब्रीच करेगा तो प्रोबेबली फिर आपको फर्दर वीकनेस वगैरह दिखाता हुआ नजर आ सकता है। इसके ऊपर है एज फार एज इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के ऊपर भी राइड कर रहा है, तो फिर यहाँ से यू कैन एंटिसिपेट सम सॉर्ट ऑफ रिकवरी हियर। तो CERD का व्यू फिलहाल अभी बेहतर ही है, ज्यादा बुरा नहीं लगता। जिनके पास ट्रेडिंग कॉल की पे पोजीशंस वगैरह हैं वो 50 के स्टॉप लॉस के साथ जो है काम करें। BOP के हवाले से आपने सवाल पूछा है अपना। देखिए BOP में फिलहाल जो है ना, ये जो हमारा चार्ट है इसमें ये हमने एक जोन आइडेंटिफाई करा है। तो ये जो जोन हमने आइडेंटिफाई करा है, इसको बेसिकली अगर आप मद्देनजर रखते हुए चलें तो यहाँ पे आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक अच्छा जोन है, लो रिस्क एंट्री है यहाँ पे। द मेन रीजन ऑल्सो इज के एंट्री भी काफ़ी लो रिस्क है, सो जाने को कम है, आने को प्रोबेबली थोड़ा ज़्यादा है।
तो यहाँ पे अगर आप इसको एक्यूमुलेट करते हैं, क्योंकि रिट्रेसमेंट वगैरह भी अगर ये 50% कंप्लीट कर लेता है तो और मुनासिब हो जाएगा थोड़ा नीचे आके, तो काफ़ी बेहतर लेवल हो जाएंगे। यहाँ पे अगर आप एक्यूमुलेट करते हैं तो यू कैन एंटिसिपेट इनिशियली 7.2 टू 7.5 के टारगेट्स, और उसके बाद वी आर एंटिसिपेटिंग कि 8 रुपये 30 पैसे ये ऑन चार्ट से लगता है हो जाएगा। और अगर आप फिब को लगा के देखें तो 1.272 का लेवल इसका आ रहा है 9.44 पे, 1.618 का आ रहा है 11 पे। तो ये प्रोबेबली इसके हिसाब से ये प्रोजेक्शंस वगैरह बन रही हैं। इन चीज़ों को भी जो है वो आप देख सकते हैं। मैं प्रोबेबली 1.382 एंटिसिपेट करूंगा। वन पॉइंट थ्री एट टू जो कि लगभग जो है वो 9.8 से 10 के दरमियान आ रहा है। मैं ये एंटिसिपेट करूंगा कि ये प्रॉब्ली इन लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। वो सी डी की प्रोजेक्शंस भी होंगी अगर हम कंसिडर करें कि ए बी सी डी की फॉर्मेशन होती है इसके अंदर, जहाँ पे ए से बी की ये लेग है, रिट्रेस करके बी सी ऑलमोस्ट 50% की रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर लेता है। तो वहां से दो तीन सिनारियोज क्रिएट हो सकते हैं। एक ये है कि ये तो ये इसी हाई को टेस्ट करके रिजेक्शन दिखाए, दूसरा ये है कि 1.272 का हाई लगाए, 1.238 का लगाए, उसके बाद ये 1.382 का लगाए जो कि लगभग यहाँ पे आ रहा है 9 to 9.5 के लेवल तक, और तीसरा सिनारियो ये है 1.618 जो कि लगभग ये आ रहा है अगेन 9.5। तो आई गेस ये प्रोजेक्शन है 9 से लेकर 9 रुपए तक ये हो सकता है ऑन चार्ट्स, सीडी की प्रोजेक्शन है। मैं बट मोर रियलिस्टिकली इसको आपको देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन के ऊपर। 7.2 to 7.5 वुड रिमेन एज इनिशियल टारगेट, 8 to 8.3 वुड बी सेकंड टारगेट, 9 to 9.2 फाइनली, क्योंकि वहाँ पे 1 रिट्रेसमेंट वगैरह भी कंप्लीट हो रही है, प्लस सीडी की प्रोजेक्शंस वगैरह के हिसाब से भी हमने ये देखा है कि मुनासिब जोन बन रहा है जहाँ पे ये अपनी सीडी वाली लेग को जो है वो कंप्लीट कर सकता है। तो तमाम चीज़ों के हिसाब से दिस कैन बी पॉसिबली कैन बी अ लॉन्गर इन टारगेट इन बीओपी। अच्छा, एनआरएल के चार्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं बाय द वे, तो एनआरएल भी फिलहाल मैं ये कहूंगा कि अब ट्रेंड में है, इसका ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। वो जो हायर हाइज हायर लोज की फॉर्मेशन थी वो स्टिल इंटैक्ट है। ऑल्दो थोड़ी बहुत वीकनेस वगैरह इसने करना शो करना शुरू करी है। की लेवल वुड बी दिस ऑलमोस्ट 286 से लेकर 296 के दरमियान की इसकी रेंज है। ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है इसका, क्योंकि अगर ये इसको ब्रीच करता है तो ऑब्वियसली एक नया लो बनाने की तरफ जा सकता है, जो कि प्रोबेबली इंडिकेट करेगा कि इसका ट्रेंड चेंज हो गया। तो आई गेस एज फार एज इट इज ट्रेडिंग अबव दिस लेवल इट लुक्स फाइन टुवर्ड द अपसाइड। इसका जो रिजेक्शन लेवल है, अहम रेजिस्टेंस लेवल है, वो ये है। हमने ये देखा है कि मल्टीपल टाइम्स इसने ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस से जो है वो रिजेक्ट करा है। तो मेरा व्यू फिलहाल ये बन रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉप पे अगर ये इस तरह के ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है तो ऑब्वियसली की लेवल वुड ईदर रिमेन दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन, जो कि ऑलमोस्ट 316 317 पे टेस्ट हो सकती है। ये अगर ब्रेक होती है तो प्रोबेबली अपने मूव को एक्सटेंड कर सकता है फॉर द इनिशियल टारगेट ऑफ लगभग 345 के लेवल्स, और अगर इसको एक्सटेंड करता है तो प्रोबेबली अपने प्रीवियस हाइस को टेस्ट कर सकता है जो कि ऑलमोस्ट 345 टू 350 के लेवल 374 टू 375 के लेवल्स के करीब आ रहा है। टुवर्ड्स द अदर टुवर्ड ऑल्दो अगर हम टुवर्ड्स द डाउनसाइड देखें तो 286 का लो वुड रिमेन क्रूशियल। ऑब्वियसली दिस लो शुडंट बी ब्रीच्ड, अगर ये ब्रीच होता है तो एक नया लो लगेगा, वो ट्रेंड चेंज की इंडिकेशन होगी। तो आई गेस एज फार एज इट इज ट्रेडिंग अबव 286 इट्स ओके। So I guess if there is no other question, तो let's wrap up this session. मैं अपना नंबर यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, आपका कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन है तो आप मुझसे इस नंबर पे जो है वो कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करवाने में अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं पीएसएमयू के, या आप मुझसे जो है वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे साथ अकाउंट खुलवाते हैं ऑब्वियसली तो फिर रिजवान भाई की भी गाइडेंस वगैरह अवेलेबल होगी, और मेरी भी टेक्निकल हवाले से जो भी चीज़ें होंगी वो फिर हम उसमें रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन। अल्लाह हाफिज़।